प्रोफेसर हमारे साथ डॉक्टर राकेश सामोरिया जी हैं। एग्रोनॉमिक्स के आप जानकार हैं, लेकिन आर्थिक जो मामले हैं, आर्थिक नीति है, उसके ऊपर आप संवैधानिक आर्थिक नीति के ऊपर भी बात रखते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो किसी भी सरकार की या संविधान के अनुसार मैं आपसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा कि क्या सरकार की जो आमदनी है वो किस किस प्रकार से होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या कहती है, सरकार ने कैसे कैसे अपनी आमदनी जुटानी चाहिए, एक। और दूसरा, वर्तमान में देश में क्या व्यवस्था थी पिछले डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत तेज होने के पहले, या हमारी जो एलपीजी आने के पहले किस प्रकार की व्यवस्था सरकार के पास थी, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताएंगे डॉक्टर सामोरिया सर। धन्यवाद प्रदीप जी। मैं बात वहां से शुरू करता हूं जहां से नीलिमा मैडम ने बात को छोड़ा है। जी जी। कि ये कोविड महामारी का दौर था, और जब वित्त मंत्री अपने शुरुआत के भाषण में ही कहती हैं कि हमने महामारी के दौरान भी डिसइन्वेस्टमेंट के, विनिवेश के फैसलों को लेकर बहुत तत्परता दिखाई है, और बहुत बड़े पैमाने पर हमें सरकारी कंपनियों को बेच देने की ये जो एक रणनीति बनाई है, उसमें हमने बहुत तेजी से काम किया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे ज्यादा शर्मनाक कोई चीज हो नहीं सकती। जब सारी दुनिया पैंडेमिक से जूझ रही थी, हम हमारे सरकारी कंपनियों को, संपत्तियों को बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। और मैं, अगर आप याद दें तो मैं उनका वो पढ़ के साधु कोट मैंने बड़ा जी शर्मनाक जी। लगा। बिल्कुल। किसी भी सरकारी कंपनी को उन्होंने बख्शा नहीं। क्या कह रही है पार्लियामेंट में वो, और हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, और इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र की वित्त मंत्री क्या कह रही है। कोविड में सरकार क्या कर रही थी? इन स्पाइट ऑफ कोविड-19 वी हैव केप्ट वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। A number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, BEML, Pawan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22। इसका मतलब ये है कि सरकार उस वक्त कोविड से लड़ने के लिए काम नहीं कर रही थी। सरकार कोविड की आड़ में सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही थी। और जब यहाँ हम बात करते हैं, तो जो आप बात कह रहे थे नीति की और निर्माण की, तो सरकार की नीयत पर संदेह खड़े हो जाते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या आर्थिक फैसला है? क्या विनिवेश का फैसला आर्थिक है या सामाजिक राजनीतिक है? और मेरी दृढ़ मान्यता है कि ये फैसला कतई भी आर्थिक नहीं है। क्यों आर्थिक नहीं है? आपने सुना होगा, मैडम नीलिमा एक आंकड़ा रख रही थी कि लगभग हमारा साल भर की रेवेन्यू रिसीप्ट लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है। 19 लाख करोड़ समथिंग का एक आंकड़ा मैडम रख रही थी। जी और जी। इस डिसइन्वेस्टमेंट से जो सरकार की प्राप्तियां होने वाली हैं, वो लगभग 1,75,000 करोड़ की होने वाली हैं। अब आप जिस देश की अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिलता हो सालाना, और वो देश की सरकारी संपत्ति बेच के 1,75,000 करोड़ रुपए मिले, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कौन सा अर्थशास्त्र है ये। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आज अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के चलते या अन्य कारणों के चलते थोड़ा विचलित हो गई है, रिसेशन में आ गई है, मंदी आ गई है, या जीडीपी डाउन चली गई, नेगेटिव चली गई है, तो क्या सरकारी संपत्तियों को बेचकर हम इकोनॉमी को रिवाइव कर लेंगे? पहला सवाल तो यही है, क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? सरकार का दावा है कि हम ऐसा कर पाएंगे। मुझे पूरा संदेह है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कर भी पाते हैं, तो भविष्य में जब ऐसी आपदाएं आएंगी, ऐसे संकट आएंगे, और ऐसे आर्थिक क्राइसिस आएंगे, चाहे महामारी के चलते या किसी और कारण की वजह से, तो फिर सरकार उन आपदाओं से निपटने के लिए, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए क्या करेगी, क्या बेचेगी फिर? तो ये भी एक भविष्य का सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता जी है। जी। एक जो महत्वपूर्ण पहलू है, मैं और उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, कि वित्त मंत्री कहती हैं कि हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, रणनीतिक विनिवेश करेंगे। अब रणनीतिक विनिवेश में उन्होंने कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है कि जहां हम रणनीतिक विनिवेश करेंगे। वो एरियाज कौन कौन से हैं, जरा उसका हम लोग एक जायजा ले लेते हैं। जी।
वो कह रही हैं 4 एरिया हैं जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक माने हैं। पहला एरिया एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। दूसरा एरिया है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस। फिर है पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स। उसके बाद आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें जो तमाम जो क्षेत्र इकोनॉमी के बताए गए, स्ट्रेटेजिक बताए गए हैं, इसमें अगर आप एटॉमिक एनर्जी को छोड़ दें तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें पहले से ही प्राइवेट प्लेयर ना हो या प्राइवेट या निजी पूंजी का समावेश न हो। अब ये किस प्रकार का स्ट्रेटेजी का आप देखिए कि एक पूरा आर्थिक नीतियों का यूटर्न जो हुआ है, जो हम जब से संविधान लागू हुआ है, हम पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आई थी, बाबा साहब अम्बेडकर का उसमें बहुत रोल था इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, और एक हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कंसीव किया था कि भाई किसी देश के निर्माण में जो कोर और स्ट्रेटेजिक एरिया है वो पब्लिक सेक्टर में रहे, सरकार के पास रहे। कुछ एरिया ऐसा होगा जहां जॉइंट वेंचर्स रहेंगे, जहां पब्लिक सेक्टर की पूंजी, पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर का पॉलिसी डायरेक्शन और निजी क्षेत्र का मिलकर काम करेगा, और कुछ ऐसा क्षेत्र रहेगा जहां निजी रहेगा। अब आप देखिए धीरे धीरे आज अभी देखेंगे, और वो डिफाइंड था पब्लिक सेक्टर कहाँ रहेगा, जॉइंट वेंचर कहाँ रहेगा, प्राइवेट सेक्टर कहाँ रहेगा। आज इस सरकार ने सारा का सारा प्राइवेट कर दिया। अब उन्होंने उल्टा पब्लिक सेक्टर को कन्फाइन किया है, केवल एटॉमिक एनर्जी के अलावा सरकारी प्रेजेंस, एब्सोल्यूट प्रेजेंस कहीं नहीं रहेगी। तो अब ये एक समझ से परे चीज है, और इसीलिए ये निजीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि ये फैसला आर्थिक नहीं है, ये राजनीतिक है, और राजनीति से अधिक सामाजिक है। मैं शायद अगले राउंड में और बात कहूं